गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ टाइनिया सोलियम। तो आज ये इसका पहला क्लास है, क्लास 1। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी फॉसियोला हेपाटिका का ऑलरेडी लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर हो या फिर कोई भी सेमिस्टर हो, कुछ भी अगर आपको नोट चाहिए तो आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक दी हूँ। उसके अलावा अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो का अगर अपडेट जानना चाहते हैं या तो फिर मेरा हैंड रिटन नोट का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। सर्दी बहुत आया है इसीलिए ये सर पे दी हूँ, ठीक है। क्योंकि कल पिकनिक गए थे, बायोलॉजी डिपार्टमेंट पिकनिक गया था, वहाँ से थोड़ा सा मतलब सर्दी वर्दी लगा के आई हूँ, ठीक है। फिर भी आज क्लास करते हैं। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बोलूँगी, ठीक है। तो देखिए टाइनिया सोलियम क्या है। एक्चुअली ये पिग टेपवर्म है, पिग। तो पिग इसलिए उसको पोर बोला जाता है। तो आपको पता है कि पिग का जो फ्लैश है उसको हम लोग पोर्क बोलते हैं, तो वहाँ से पोर्क टेपवर्म आया है। तो ये बेसिकली एक टेपवर्म है। क्यों टेपवर्म है? बेसिकली ये डोर्सो लैटरली फ्लैटन टाइप का है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्चुअली ये फ्लैट बॉडी है, ये देखिए पूरा फ्लैट बॉडी है और ये एक्चुअली एक वर्म और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम टेपवर्म आया, ठीक है। तो ये एक पिग वर्म है, ठीक है। तो बेसिकली ये केस्टोडा से बिलोंग करते हैं, जो कि टाइनिडिया फैमिली से आता है। और इसका अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो ये किंगडम एनिमालिया, फाइलम प्लाटीहेलमिंथिस, क्लास केस्टोडा, ऑर्डर साइक्लोफाइलिडिया और फैमिली टाइनेडिया और जीनस टाइनिया, स्पेसिस है उसका सोलियम, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, बेसिकली कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये कहाँ पर रह सकता है? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पिग और सुअर का कल्चर किया जाता है वहीं पर ही ये टेपवर्म जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली टेपवर्म है एक डाइजीनिया। डाइजीनिया क्या है? इसका 2 होस्ट होता है, ठीक है। एक है पिग और एक है ह्यूमन, ठीक है। तो पिग है उसका इंटरमीडिएट होस्ट और ह्यूमन है उसका मेन प्राइमरी होस्ट, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पर पिग और ह्यूमन का ज़्यादातर इंटरेक्ट होता है वहीं पर टाइनिया सोलियम मिलता है। तो यहाँ ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर पिग और ह्यूमन का ज़्यादा इंटरेक्ट होता है? वहीं पर जहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमन पिग को अपने डोमेस्टिक एनिमल की तरह पालते होंगे, वहाँ उसका जो पोर्क है उसको वो लोग कंज्यूम करते होंगे, तो यहीं पर जो जरूरत से ज़्यादा टेपवर्म मिलता होगा, ठीक है। फाउंड इन वर्ल्ड वाइड बट इज मोर कॉमन इन कॉस्मोपोलिटन एरिया, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन एरिया में ज़्यादातर पावा मिलता है ये, बिकॉज pig are intermediate host of parasite complete their life cycle in region where human live, ठीक है, लिव कॉन्टैक्ट विथ पिग, ठीक है। पिग के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहता है एंड ईट अंडर कुक पोर्क। अंडर कुक पोर्क मतलब अच्छी तरह से अगर वो लोग कंज्यूम करते हैं, पिग को अगर कंज्यूम करते हैं, उसके पोर्क को अगर कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादातर उसको ठीक से कुकिंग नहीं करते, अंडर कुक होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी अगर फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ज़्यादा उसको अच्छी तरह से पहले कुक करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी, अगर चाहे वेजिटेबल हो, पोर्क हो, कोई भी अगर चीज़ हो, उसको अगर हम लोग रॉ ही खाए या फिर अंडर कुक खाए तो ज़्यादातर वहाँ से कोई वर्म हो, कुछ भी वर्म हो, वो हमें नुकसान कर सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई कहीं पर अंडर कुक होता है या फिर ज़्यादातर जहाँ पर ह्यूमन और पिग का इंटरेक्ट होता है वहीं पर ज़्यादातर ये मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एरिया होगा? जैसे कि देखिए मेक्सिका, लैटिन अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, रूसिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउदर्न
एशिया, यहाँ पर ज़्यादातर मिलता है। तो किस तरह से हो सकता है, जैसे कि पुअर हाइजीन से हो सकता है। तब उसके बाद कंटामिनेशन ऑफ फूड, सॉयल और वाटर, जहाँ पर ये अगर टेपर वहाँ पर सॉयल में होगा या फिर फूड में होगा या फिर वाटर में होगा, और हम लोग उसी फूड को और वाटर को अंडर कुक या फिर रॉ या फिर बिना धोए अगर हम लोग खाते हैं, क्योंकि वो पुअर हाइजीन होता है ना। अगर कोई भी चीज़ हम लोग बिना धोए खाएं तो वो क्या होता है, वो अंडर कुक होता है। या फिर पानी को हम अच्छी तरह से अगर उसका प्यूरिफाई ना करके अगर डायरेक्ट वो पानी को हम लोग पिए तो वो पुअर हाइजीन है। तो जहाँ पर पुअर हाइजीन होता है या फिर कंटामिनेटेड अगर कोई फूड, सॉयल और वाटर है, तो वहाँ से ये आसानी से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हैबिटेट देखें तो ये एक्चुअली एक एंडो पैरासाइट है। ठीक है, बॉडी के अंदर रहता है, जो होस्ट के अंदर अगर है तो उसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं। तो बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको पता है कि जेजुनम, इलियम, ये सारा पार्ट होता है ना। तो जहाँ पर जेजुनम का अगर ऊपर का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जेजुनम का जो ऊपर का पार्ट होता है, वहीं पर ज़्यादातर ये एंडोपैरासाइट मिलता है। कहाँ पर? मेन के अंदर। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है, वहाँ पर वो अपने आप को एंकर मतलब क्या, आप अटैच करके रखना। ठीक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से इसको बोला था एंकर। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है ना, शिप का जो नीचे अगर जाके जो मिट्टी को जो पकड़ के रखता है एंकर, उसको एंकर बोलाता है, जो इस तरह से रखता है ना। तो ये भी क्या करता है, इस तरह से जो इंटेस्टाइन, ये सोचिए इंटेस्टाइनल वाल है, तो इंटेस्टाइनल वाल का जो म्यूकोसा है वहाँ पर ये एंकर करके अपने आप को अटैच करके रखता है। ठीक है, तो वहीं से वो अपना खाना भी कंज्यूम करता है। ठीक है, इट इज ए डाइजीनिया, डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब क्या है, हैविंग टू होस्ट, इसका दो होस्ट है। डाई मतलब दो, डाई का मतलब क्या है, दो। मोनो मतलब वन, तो ये मोनोजीनिया नहीं, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है हैविंग वन होस्ट, लेकिन ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है हैविंग टू होस्ट। ह्यूमन जो डेफिनाइट होस्ट है और प्राइमरी होस्ट है, और पिग जो सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है, प्राइमरी होस्ट को डेफिनाइट होस्ट भी बोला जाता है। तो दो होस्ट होता है, एक है ह्यूमन और एक है पिग। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ह्यूमन से पिग, पिग से ह्यूमन, ह्यूमन से पिग, पिग से ह्यूमन, इस तरह से उन लोगों का कुछ लाइफ साइकिल होता होगा। ठीक है, वो लोग अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेट करके वो लोग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग उसका एक्सटर्नल फीचर देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए। अगर अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, अगर उसी स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए स्कोलेक्स है, उसके जस्ट नीचे यहाँ ये जो पर्सन है इसको बोला जाता है नेक, और नीचे रहता है ये जो जगह है इसको बोला जाता है स्ट्रोबिला, और ये जो है ये प्रोग्लोटिड पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग ये स्कोलेक्स को अगर एनलार्ज करके देखें तो कुछ इस तरह से होता है, ये जो पार्ट होता है कुछ इस तरह से ये पार्ट होता है कि ऊपर की तरफ देखिए एक रेस्टेलम है, जस्ट उसके नीचे हुक्स है, और यहाँ पर देखिए सकर है, ये एक सकर है, ये एक सकर है, ये एक सकर है, और पीछे की तरफ एक सकर है। मतलब कुछ इस तरह से होता है, ये एक सकर होता है, ये एक सकर, ये एक सकर, और पीछे की तरफ एक सकर। यहाँ पर पीछे की तरफ वाला सकर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे जो यहाँ पर जो शक्कर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली चार इस तरह से शक्कर रहता है उसका। ठीक है, और अगर सबसे नीचे अगर देखें तो ये पार्ट जो है होता है ये नेक पार्ट होता है। ठीक है, ये नेक पार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखते हैं, इट इज नॉर्मली 2 to 3 मीटर इन लेंथ बट कैन बिकम्स वेरी लार्ज, ओवर 5 मीटर लॉन्ग तक भी हो सकते हैं। मतलब 2 to 3 तक बेसिकली इन लोग का नॉर्मल लेंथ है, लेकिन जरूरत पड़े तो ये लोग 5 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सम सर्टन सिचुएशन में। ठीक है, फ्लैटन लाइक रिबन और टेप, रिबन जिससे आप स्ट्रक्चर देखें ना, इस तरह से कुछ फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से फ्लैट है होता है ना, तो इसीलिए इसको
टेपवर्म बोला जाता है बेसिकली, क्योंकि वो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसीलिए उसको टेपवर्म भी बोला जाता है। बॉडी इज डिवाइड इनटू स्कोलेक्स, जो सबसे पहले ऊपर देखे स्कोलेक्स, उसके बाद नेक और उसके बाद सेगमेंटेड स्ट्रोबिला। सेगमेंटेड स्ट्रोबिला मतलब क्या है, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है। यहाँ पर तो सबसे पहले इसका रह गया यहाँ पर स्कोलेक्स, उसके बाद ये रहा नेक और कुछ इस तरह से उसका सेगमेंट हुआ है, देखिए इस तरह से रिंग जैसा स्ट्रक्चर हुआ है। सेगमेंटेड स्ट्रोबिला उसका स्ट्रक्चर है। द एंटेरियर एंड इज कॉल्ड स्कोलेक्स, ऊपर की तरफ स्कोलेक्स है, व्हिच 1 mm इन डायमीटर एंड साइज ऑफ ए पिन हेड जितना उतना उसका साइज है। इट स्कोलेक्स बियर्स 4 रेडियली आरन सकर, मैं बोली थी ना 4 रेडियली आरन सकर, इस तरह से 4 रेडियली सकर है, एक इस तरह से इस तरह से इस तरह से और पीछे, ठीक है। दैट सराउंड द रोस्टेलम, जो कि रोस्टेलम के चारों तरफ उसको सराउंड करके रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्कोलेक्स, उसका जो नेक है उसके नीचे जस्ट स्कोलेक्स के नीचे नेक है। इट इज टर्म्ड एज द ग्रोथ जोन ऑफ द एरिया ऑफ प्रोलिफेरेशन, मतलब यहीं से ही एक टेपवर्म का लेंथ में इंक्रीज होता है। वही प्रोलिफरेट मतलब क्या है, प्रोलिफरेट मतलब सेलुलर डिवीजन वहाँ पर होता है। जहाँ पर सेलुलर डिवीजन होगा मतलब रैपिडली सेलुलर डिवीजन होगा, वहाँ पर जरूर उसका ग्रोथ होगा। तो ये ग्रोथ रीजन है, ठीक है। नेक उसका ग्रोथ रीजन है, वहीं से उसका लेंथ में अच्छा खासा इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो द स्ट्रोबिला इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लोटिड, जितने भी सेगमेंट्स है मैं वहाँ पर देखी थी वो सारा को प्रोग्लोटिस बोला जाता है, ठीक है। और जो जितने भी सब प्रोग्लोटिस है अराउंड 800 to 900 के आसपास उसका नंबर होता है। अरेंज इन ए चेन लाइक फैशन, तो चेन जैसा, ये सोचिए ये एक स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला के अंदर बहुत सारे सेगमेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे सेगमेंट है, ये सारा सेगमेंट को एक एक प्रोग्लोटिड बोला जाता है। तो लगभग 800 से लेकर 900 तक प्रोग्लोटिड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रोबिला कंटेन अबाउट 200 इमेच्योर प्रोग्लोटिड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 के आसपास इमेच्योर प्रोग्लोटिड है। लेकिन अगर उसके पीछे हम लोग देखें तो ज़्यादातर नेक बिहाइंड द नेक फॉलोड बाय 450 मीटर्स मैच्योर and 200 to 350 ग्राविड प्रोग्लोटिस आर फाउंड। तो अगर 200 के आसपास तो इमेच्योर मिलता है प्रोग्लोटिड, लेकिन 450 के आसपास मैच्योर प्रोग्लोटिड मिलता है, और जो होता है 200 से 300 तो ग्राविड प्रोग्लोटिड मिलता है। तो ग्राविड प्रोग्लोटिड क्या है वो मैं आपको बाद में बोलूँगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। आउटर कवरिंग इज क्यूटिकल, तो उसका आउटर कवरिंग को क्यूटिकल बोला जाता है। रेस्टिंग ऑन द बॉडी मसल्स, क्यूटिकल इज थीन रेजिस्टेंस लेयर कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन, तो ज़्यादातर इनका जो क्यूटिकल होता है वो प्रोटीन से बना होता है। प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ज़्यादातर उसको कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनाता है। क्यूटिकल इज ऑल्सो कॉल्ड टिगुमेंट, तो उनका जो क्यूटिकल होता है उसको टिगुमेंट भी बोला जाता है, जो कि फॉस्युला हेपाटिका के केस में भी बोला जाता था। और टिगुमेंट में बेसिकली क्या होता है, टिगुमेंट में बेसिकली माइक्रोविली होता है, जो कि बेसिकली इसका काम क्या है, जो होस्ट का जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ होस्ट फूड, टिगुमेंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर। अभी अगर उसका न्यूट्रिशन को देखें हम लोग, तो एलिमेंटरी कैनाल इज लैकिंग ड्यू टू एंडोपैरासाइट मोड ऑफ लाइफ। अच्छा, ये याद रखिए, जो भी एंडोपैरासाइट लाइफ होता है, एंडोपैरासाइट मतलब क्या, एक दूसरे होस्ट के अंदर ये लोग अपना ज़्यादातर वो लोग पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं वो लोग, होस्ट से ही खाना लेते हैं। किस तरह से खाना लेते हैं, जो होस्ट जो खाना खाते हैं वो सिंप्लीफाई होने के बाद
जो इस तरह से पैरासाइट वहाँ से वो सिंप्लीफाई खाना खाते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई खाना, अगर हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो खाना जाता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सिंप्लीफाई होता है। लेकिन अगर किसी को बिठा बिठाए सिंप्लीफाई खाना ही मिल जाए तो उसको कोई झंझट ही नहीं है, उसको कोई झंझट ही नहीं। इसीलिए जो पैरासाइट होते हैं, जो कि होस्ट से अपना खाना लेते हैं, उन लोगों का ज़्यादातर एलिमेंटरी कैनाल डेवलप नहीं होते। तो नहीं होना भी जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है उनका डेवलप होना, क्योंकि वो लोग तो खुद से तो खाना नहीं खा रहे, खुद से तो उसको पचाते नहीं है या फिर सिंप्लीफाई नहीं करते, उनको सिंप्लीफाई खाना ऑलरेडी मिल जाता है। तो इसीलिए जो एंडोपैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ जितने भी होते हैं, उन लोगों का ज़्यादातर एलिमेंटरी कैनल बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी एंडोपैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ है, तो ये ज़्यादातर इनका एलिमेंटरी कैनल लैकिंग है। दैट इज न्यूट्रिशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इसीलिए देखिए ये लोग ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और आपको पता है कि ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर खाना पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है। कुछ स्टोमक के अंदर डाइजेशन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो ये लोग अगर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है तो इनको डाइजेस्टेड फूड तो मिल नहीं जाता होगा, तो इनको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के में होते हैं और न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन लाइक न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द बॉडी सरफेस। इसलिए उनका टीगूमेंट होता है ना, बॉडी सरफेस में टीगूमेंट होता है ना, जो कि डायरेक्ट क्या करता है, खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इनका न्यूट्रिएंट लेते हैं ये लोग, चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, ये डायरेक्ट इनका बॉडी सरफेस में डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये तो सिंपली फॉर्म में है ना, सिंपल फॉर्म में है, तो डिफ्यूज होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। द माइक्रोविली, जो कि आपको पहले बोली थी, माइक्रोविली होता है टिगुमेंट में, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए टिगुमेंट में माइक्रोविली का एक हेल्प होता है ना, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोली थी टिगुमेंट में माइक्रोविली है। तो माइक्रोविली का बेसिकली काम है जो सरफेस एरिया है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, होस्ट का जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम टिश्यू फ्लूइड ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्कोलेक्स। और ये देखिए और क्या करते हैं ये लोग टिश्यू में जो फ्लूइड है होस्ट का उसको भी ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और लिपिड सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए ये लोग जो खाना खाते हैं, ये खाना इनका बेसिकली ग्लाइकोजन जैसा स्टोर होकर रहता है। तो देखिए फॉसियोला हेपाटिका में भी मैं आपको बोली थी, जो ये जो खाना खाते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। जब इनका रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ये लोग ग्लाइकोजन से एनर्जी लेते हैं। फॉसियोला हेपाटिका में भी वही कॉन्सेप्ट था ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइनिया सोलियम में भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी इनका जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होकर रहता है और लिपिड फॉर्म में भी स्टोर होता है। तब देखिए अब देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है। देखिए कहानी में ट्विस्ट ना, हर चीज़ हर कहानी के साथ लिंक होकर रहता है। वहाँ पर वो लोग डाइजेस्टिव फॉर्म में क्या करता है, जो इनका इसका बड़ा भाई क्या होता है, डाइजेशन ना, बड़ा भाई को रेस्पिरेशन बोला, छोटा भाई रेस्पिरेशन बोलता है कि तू एक काम कर, खाना ले, खाना को किस तरह से तुझे खाना लेना है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो ग्लाइकोजन फॉर्म में ही स्टोर होकर रहना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, बड़ा भाई छोटा भाई को बोलता है ठीक है मैं खाना तो होस्ट से ले लूँगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ से खाना लेके स्टोर कर दूंगी, बाकी तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू वहाँ से कैसे एनर्जी लेगा। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो छोटा भाई उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो छोटा भाई क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि बड़ा भाई तो उसके लिए ऑलरेडी माल रख चुका है ना, उसका माल क्या होता है, ग्लाइकोजन है ना, स्टोर करके रखा है ना। तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा तकलीफ नहीं करना है, वो डायरेक्ट उसको ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है,
हमारा रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ऑक्सीजन तो जरूरत नहीं है। एनर्जी पाने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी ग्लाइकोजन उसके लिए मौजूद करके रखा है। ठीक है, तो इनका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक मतलब आपको अगर पता नहीं तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, नो ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट, या फिर ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट इज लेस, नहीं होता, लेस तो नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, ग्लाइकोजन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बड़ा भाई तो रखा है ना ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। देखिए जहाँ पर ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल ब्रेक्स होता है वो प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोसिस लिखा है, मैं ग्लाइकोलिसिस होगा, हाँ स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है, ग्लाइकोसिस गलत है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में वो क्या करता है, जो ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करता है। अच्छा, ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा ऑब्वियसली वहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और फैटी एसिड भी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फैटी एसिड के साथ साथ वहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख दीजिए, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगा। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ, आप लिख लीजिए, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। उसके बाद देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखिए स्ट्रक्चर को पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रोग्लोटिड है। अगर प्रोग्लोटिड में देखें तो हम लोग ज़्यादा यहाँ से देखिए इसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी, जो ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल, और इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। तो एक्सक्रीटरी कैनाल दो तरफ का आता है, अगर इस तरह से हो तो उसको ट्रांसवर्स बोला जाता है, अगर इस तरह से हो उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोला जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक है कोडल वेसिल और कोडल वेसिकल, और कोडल वेसिकल के ठीक नीचे बाहर की तरफ एक आउटर ओपनिंग है, उसको एक्सक्रीटरी पोर बोला जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग इसको एनलार्ज करके थोड़ा सा देखें तो देखिए ये तो है आपका सुइडोपोडिया। ठीक है, सुइडोपोडिया के नीचे देखिए एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे एक्सक्रीशन का ग्लोब्यूल रहता है वहाँ पर। यहाँ पर कुछ सिलियरी फ्लेम है, और यहाँ पर क्या है, उसका जो ये जो चीज़ है, ये जो खाली जगह है इसको बोला जाता है ल्यूमेन ऑफ फ्लेम सेल। ठीक है, और ये है बेसिकली टर्मिनल कैपिलरी पार्ट है। ठीक है, और ये इसको देखिए ये एक फ्लेम की तरह दिखता है, इसलिए इसको फ्लेम सेल बोला जाता है। देखिए मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देखें तो मेनली कंसिस्ट ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, सेकेंडरी कैनाल, कैपिलरी एंड फ्लेम सेल। बेसिकली ये सभी चीज को मिला के एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। द वेंट्रल कैनाल ऑफ ईच प्रोग्लोटिड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कैनाल, वहीं पर ही रेस्पिरेशन, इन लोगों का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, इट इज हेर्माफ्रोडाइट इन नेचर। हेर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, हेर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल, दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इनके अंदर होता है। ठीक है, ईच प्रोग्लोटिड एट मैच्योरिटी कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जितने भी प्रोग्लोटिड है, जितने भी सेगमेंट है, सारे सेगमेंट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल ऑर्गन्स डेवलप मच बिफोर द फीमेल ऑर्गन। इसको प्रोटैंडस को बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पर मेल ऑर्गन सबसे पहले, फीमेल ऑर्गन से पहले भी मेल ऑर्गन अगर डेवलपमेंट होता है तो उसको प्रोटैंडस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिखा जाता है। तो मेल ऑर्गन को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, मेरा डायग्राम तो बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है, मेल ऑर्गन के साथ क्या क्या चीज़ है, ये बात देखिए। सबसे पहले आपको ये देखिए,
मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगी। यहाँ पर बहुत सारे आपको छोटा छोटा टेस्टीज दिखाई दे रहा होगा, ये सारा ठीक है, छोटा छोटा आपको डॉट 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 टेस्टीज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और वहीं पर टेस्टिस के साथ एक दूसरे के साथ देखिए यहाँ पर कनेक्ट होकर रहा है, इसको बोला जाता है भास इफरेंसिया। ये देखिए भास इफरेंसिया, सॉरी भास इफरेंसिया। और ये सारा भास इफरेंसिया आके एक जगह पे यूनाइटेड होके एक इस तरह से देखिए लंबा सा कैनाल बना है, जिसको कि भास डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है, भास डिफरेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। अभी देखिए भास डिफरेंस के जस्ट यहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पर साइरस उसको बुलाते हैं, और साइरस के जस्ट यहाँ पर साइरस से यहाँ पर गोनोपोर बोला जाता है। तो साइरस क्या है, अदरवाइज जो पेनिस या फिर साइरस जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बना होता है, ठीक है, और उसका बाहर ओपनिंग होता है गोनोपोर। तो ये कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है मेल के अंदर, ठीक है, इतना, ठीक है, हो गया, आपको याद आ गया। मेरा स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, लार्ज नंबर, ये बाप रे, ये क्या हो गया, इतना मोटा मोटा आ गया, ठीक है। थोड़े लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिस रिमेन प्रेजेंट इन मेसेनकाइम। तो देखिए बहुत सारा टेस्टिस आपको यहाँ पर दिखाई दिया, ये जो मेसेनकाइम जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारा आपको टेस्टिस दिखाई दिया। तो बहुत सारा टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और देखिए ईच टेस्टिस, सेकंड पॉइंट में देखिए ईच टेस्टिस, ठीक है, ये बाप रे, ये क्या हो गया, ईच टेस्टिस गिव राइज टू ए फाइन भास इफरेंसिया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे भास इफरेंसिया, यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर भास इफरेंसिया यहाँ पर है, जो कि व्हिच गेट इंटरकनेक्टेड विद डॉक्टलस। यहाँ पर एक डॉक्टलस होगा, यहाँ पर एक इंटरकनेक्ट, सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको डॉक्टलस बोला जाता है, ठीक है। डॉक्टर नहीं बोला जाता है, डॉक्टलस बोला जाता है, ठीक है, डॉक्टर बोला जाता है नहीं बोलना, ठीक है, डॉक्टलस बोला जाता है। ऑल द भास डिफरेंसिया यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल भास डिफरेंस। अभी थोड़ी देर बोली यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, सब एक ही जगह पर एक भास डिफरेंस में आके यूनाइटेड टू फॉर्म ए भास डिफरेंस। भास डिफरेंस ओपन टू द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड साइरस और पेनिस। जहाँ पर कि यहीं पर स्ट्रक्चर में आपको बोली थी, ये जो भास डिफरेंस आया है और यहाँ पर एक ही जगह पर ओपनिंग हुआ है, उसको बोला जाता है भास, सॉरी, साइरस और पेनिस बोला जाता है, ठीक है। और जो साइरस ओपन इनटू ए जेनाइटल एट्रियम, हुई चीजें क्या, टर्न ओपन थ्रो द कॉमन गोनोपोर से ओपन होता है। तो ये है उसका कुछ स्ट्रक्चर। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहीं पर देखिए, यहीं पर देखिए, ये एरिया है अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना सा एरिया को आप देखिए, यहाँ पर, ठीक है, इतना सा एरिया को देखिए, ठीक है। तो जहाँ देखिए, जहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, यूटेरस होता है। कहाँ पर यूटेरस है, देखिए, ये देखिए, ये यूटेरस है, ये यूटेरस है, ठीक है। और यूटेरस के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्टिलाइज्ड एग। तो ये बहुत सारा फर्टिलाइज्ड एग है। फिर उसके नीचे अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर उसके नीचे हम लोग देखें तो ये है, यहाँ पर एक ओवारी है, यहाँ पर एक ओवारी है, ठीक है, दोनों ओवारी है। दोनों ओवारी के बीच में एक ओवारियन ब्रिज है, ठीक है, ओवारियन ब्रिज है। और उसके नीचे देखिए यहीं पर एक ओपनिंग है, इसको ओविडक्ट बोला जाता है, ये ओपनिंग है, ओविडक्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है ये यूटेरिन कैविटी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विटेलाइन ग्लैंड है, ठीक है, विटेलाइन ग्लैंड जो कि ये ऊ टाइप, इसको ऊ टाइप बोला जाता है, यहाँ पर विटेलाइन ग्लैंड होता है। और ये जो ओपनिंग है इसको बोला जाता है विटेलाइन डक्ट, ठीक है, विटेलाइन डक्ट बोलाते हैं। अभी इसके चारों तरफ जो ये देख रहे हैं ना, इसको बोलाते हैं मेलिस ग्लैंड बोला जाता है, मेलिस ग्लैंड बोला जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक ओपनिंग बाहर की तरफ आया है, ठीक है, इसको भेजाइना बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, अभी देखिए मेल का यहाँ पर पेनिस आया, फीमेल का यहाँ पर भेजाइना आया। दोनों का अगर देखें तो यहीं पर गोनोपोर, कॉमन ओपनिंग गोनोपोर है, ठीक है। मेल का आया यहाँ पर पेनिस और साइरस, और इसका फीमेल का भेजाइना, ठीक है। दोनों का एक कॉमन ओपनिंग है, गोनोपोर बोला जाता है, ठीक है। तो जितना भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन पार्ट यहीं पर होता है, इसको फर्टिलाइज्ड डक्ट बोला जाता है। फर्टिलाइज यहीं पर होता है और डायरेक्ट ये जाके यूटेरस के अंदर यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। दोनों के अंदर अगर यहाँ से ये रहा भास, सॉरी ये साइरस, और ये रहा यूटर भेजाइना, और यहीं पर रहा फर्टिलाइज डक्ट, यहाँ पर रहा। यहाँ से तो ऑब्वियसली यहाँ पर से क्या आएगा, एग आया, यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म आया, और यहीं पर फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद ये देखिए यूटेरस पार्ट ये रहा, यूटेरस पार्ट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बाइसेक्सुअल हेर्माफ्रोडाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए फीमेल में देखिए, ए सिंगल बाइलोब्ड ओवरी लाइंग ऑन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लोटिड। ईच लोब ऑफ ओवरी कंटेन मेनी फॉलिकल्स, वहाँ पर बहुत सारे फॉलिकल होता है। राइट एंड लेफ्ट लोब आर कनेक्टेड बाय एन ओवारियन ब्रिज। दोनों लोब जो दोनों तरफ है, उसको उसके अंदर एक ओवारियन ब्रिज कनेक्ट करके रखा है, जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाई। द ओविडक्ट एराइज फ्रॉम द मिड ऑफ द ओवारियन ब्रिज। जस्ट अगर ओवारियन ब्रिज देखे तो उसके जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर ओविडक्ट है। ओविडक्ट जॉइन विथ ऊ टाइप, जो ऊ टाइप है, ऊ टाइप को जॉइन करके रखा है, सराउंड बाय द मेलिस ग्लैंड। जो मेलिस ग्लैंड होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ऊ टाइप है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऊ टाइप है ना, ये ऊ टाइप के चारों तरफ यहाँ पर मेलिस ग्लैंड होता है, ठीक है। ऊ टाइप के चारों तरफ मेलिस ग्लैंड होता है। ओविडक्ट एराइज अनदर ट्यूब कॉल्ड भेजाइना। वहाँ पर एक भेजाइना है, आपको स्ट्रक्चर में दिखा है, दैट ओपन टू द जेनाइटल एट्रियम बाय द फीमेल जेनिटल पोर। वहाँ से जेनिटल पोर की तरफ ओपनिंग है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन लोगों का लाइफ साइकिल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको जरूर ये क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।